Hello everyone, my name is Anish Kumar. I am a Masters of Chemistry student from NIT K. Okay. And this video is for the purpose of internship in Unacademy. And for the demo purpose, I just take the topic of GOC. And in this video, we will talk about mesomeric effect, that is resonance effect also, hyperconjugation and the inductive effect. बेस्ड ऑन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, जो कि हमारा क्लास 11-12 में पढ़ाई होती है और ये एक बेसिक्स है। इसके बिना हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी फुलफिल हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग आगे पढ़ सकते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शंस, रिएजेंट, वैरायटी ऑफ जितने भी चैप्टर्स आते हैं ऑर्गेनिक के, जितने कॉन्सेप्ट आते हैं वो बेस्ड ऑन द जीओसी होती है। अगर जीओसी आपकी वीक हुई तो कोई मतलब ही नहीं बनता आगे हमें ऑर्गेनिक पढ़ने का। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जीओसी के कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा क्योंकि ये पहली वीडियो है मेरी और जिस तरह का रिस्पांस रहेगा उसके बेसिस पे हम आगे और भी वीडियो अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो जीओसी है क्या? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें ये बताती है कि कहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, कहाँ पे हमारा अटैक होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल जो कंपाउंड है वो स्टेबल है कि नहीं, वो आगे स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा वगैरह, बहुत सारी बातें जो जीओसी हमें एक्सप्लेन करके देती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं थोड़ी जीओसी के फंडामेंटल्स के बारे में। जीओसी में हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहली होती है क्या? पहली होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और दूसरी होती है उस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे उसका एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ये हम लोग दो तरीके से करवा सकते हैं। पहला तरीका होता है विद रिएजेंट, जो कि हम लोग बहुत ही आगे चल के पढ़ेंगे। जीओसी हो गया, फिर इंटरमीडिएट, उस इंटरमीडिएट के केस में पढ़ सकते हैं रिएजेंट के बेसिस पे हम लोग किस तरह से जीओसी को अप्लाई करते हैं। और एक होता है विदाउट रिएजेंट्स। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं। पहली होती है विद रिएजेंट, एप्लीकेशन पर्पस हम लोग जो है जीओसी का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का वो एट द एंड पढ़ेंगे। ठीक है, जो विदाउट रिएजेंट है इसमें हमें फोकस करना है। इसके अंदर तीन कैटेगरीज आती हैं। पहली होती है क्या? रेजोनेंस। दूसरी होती है क्या? दूसरी होती है हमारी हाइपरकॉन्जुगेशन। हाइपरकॉन्जुगेशन। अब तीसरी होती है हमारी इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जो रेजोनेंस होता है वो हमारे पाई बॉन्ड्स के बीच में लगा होता है, कंजुगेशन होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। दूसरी होती है हमारी क्या? हाइपर कंजुगेशन, जो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में लगा होता है। और तीसरी होती है इंडक्टिव, जो कि सिग्मा बॉन्ड के बीच में या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगा होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर रेजोनेंस। आज का हमारा टॉपिक होगा रेजोनेंस, उसका थोड़ा सा एप्लीकेशंस, पूरी चीज़ से एक बार कवर नहीं हो पाएगी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं क्या? रेजोनेंस। चलिए शुरू करते हैं विद रेजोनेंस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रेजोनेंस के क्राइटेरियाज को पहले पढ़ेंगे। अनदर वीडियोस में हम लोग उस रेजोनेंस के कुछ एप्लीकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस और कुछ एग्जांपल्स विद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला कि रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग जनरली जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग होती है उसको हम लोग कुछ इस तरह से शो करते हैं। तो आप एक
बात सोचिए कि इसे इसी तरह से शो क्यों किया जाता है। कुछ लोग क्राइटेरियाज बने होंगे ना कि जिस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ लग रहा है, किस वे में लग रहा है, हम लोग आगे प्रोसीड कैसे कर रहे हैं। तो ये बात जानने के लिए हमें कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस को जानना होगा कि वो क्या क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि रेजोनेंस हो रही है किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में या नहीं हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं कंडीशंस। इनकी कुल 3 कंडीशंस होती है, बस 3 कंडीशंस, ठीक है। ये 3 कंडीशंस पे पूरी रेजोनेंस की नींव रखी होती है। पहली कंडीशन क्या है कि जो मॉलिक्यूल है उनके पास p ऑर्बिटल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मस्ट हैव p ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? जहाँ पे p ऑर्बिटल है, मान लेते हैं अपन कि हमारे पास तीन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है। अगर इसे रेजोनेंस या कंजुगेशन शो करना है आगे, तो यहाँ पे तो भाई हमारा दिख रहा है कि यहाँ पे p ऑर्बिटल है, ठीक है। इनके बीच में इंटरेक्शन वाला दैट इज द पाई बॉन्ड, वी नो दैट, ठीक है। तो अगर इसे कंजुगेशन शो करना है, इसे आगे प्रोसीड करना है, तो इस कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल का होना मस्ट है, चाहे यह कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, जो भी हो। अगर ये कंजुगेशन शो करना चाहती है तो इसके अलावा इस एटम के पास भी p ऑर्बिटल होनी चाहिए। सो दैट इज द सेकेंड क्राइटेरिया। व्हाट इज दिस? दैट इज एडजेसेंट प्रेजेंस ऑफ p ऑर्बिटल। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ p ऑर्बिटल एडजेसेंट टू द एटम, इसके रेस्पेक्ट में बात है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू कंडीशन नंबर 1, ठीक है। और तीसरी जो मेन क्राइटेरिया या कंडीशन बोलते हैं वो क्या होती है कि हमारे पास जितने भी ऑर्बिटल होंगे वो सारे एक ही प्लेन में लाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया? इसलिए कंडीशन में क्या लिखेंगे कि ऑल द p ऑर्बिटल्स लाइन ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों कार्बन के बीच में अगर हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पर p ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व हो रही होगी जो कि पाई बॉन्ड बना रही होगी, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया कि p ऑर्बिटल होनी चाहिए, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा बोल रहा है कि एडजेसेंट एटम जो हमारा होगा उसके पास भी p ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, यहाँ पे हमारा, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि भाई p ऑर्बिटल जो होंगे वो सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ताकि इंटरेक्शन बेटर हो और कंजुगेशन इफेक्टिव हो। तो देखिए अगर इसे हम इस डायरेक्शन अपर डायरेक्शन को अगर z मान लें, ठीक है, तो ये pz वाली ऑर्बिटल होगी, ये भी pz वाली ऑर्बिटल होगी, ठीक है। और ये भी pz वाली ही होंगी, तभी जाके ये आगे अपने इलेक्ट्रॉन अगर इस इलेक्ट्रॉन को अगर इस ऑर्बिटल में फिल करें, देन ही कंजुगेशन या रेजोनेंस इफेक्ट शो हो। जैसा कंजुगेशन में क्या बन रहा होगा, गौर करिए, कुछ इस तरह का बन रहा होगा। पहले क्या था, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ करता था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था कार्बोकेटाइन। नाउ अब क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन आगे प्रोसीड हो रही है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन आगे प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाई यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है एंड हेंस दिस इज द कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ऑफ
दिस वन, ठीक है। तो ये हुए कुछ कंडीशंस जिसके बेसिस पे हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ इनिशियल्स है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई एक एटम है, ये हेटेरो एटम है या कोई भी एटम है जिसके पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में क्या ये कंजर्वेशन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? 2 मिनट अपने से टाइम लीजिए और खुद से देखिए कि यहाँ ये कंजर्वेशन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, आप देखिए। इस तरह का हुआ होगा, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड था, ठीक है। यहाँ पे हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी सही बात है। अब देखिए, अगर ये ये जो हेटेरो एटम या ए एटम का लोन पेयर है, ये अगर सामने वाले p ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करे, क्योंकि ये सारे एक ही प्लेन में हम देख सकते हैं। अगर कोई एक को z मान लो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में लाइन कर रहे हैं, यहाँ कंजुगेशन तो होगी, ठीक है। तो अगर ये इंटरेक्ट करे इस सामने वाले से कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन हुआ करता था ये शिफ्ट होकर इस पर्टिकुलर कार्बन पे चला जाएगा और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा, कुछ इस तरह, ठीक है। इसका बेहतरीन एग्जांपल है, आप इसे इससे समझ सकते हैं। कार्बन कार्बन H2O, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रही होगी और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा होगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें रेजोनेंस आपको दिख रहा होगा बट होता नहीं है, ठीक है। तो उसका क्या एग्जांपल सेम ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो इनिशियल से। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन पे, ये आगे तो बढ़ जाएगा पर यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं जो आगे प्रोसीड करे, ठीक है। ये बॉन्ड तो टूटने से रहा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज मच एंड मच स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पे कोई कंडीशन शो नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ तक इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या आपने पढ़ा? रेजोनेंस के कुछ क्राइटेरियाज पढ़े, रेजोनेंस कैसे एक्ट कर रहा होता है, कंजुगेशन कैसे शो हो रही होती है, कंजुगेशन कब शो नहीं हो रही होती है और कैसे शो हो रही होती है। प्लेन की बात हमने करी कि सेम प्लेन में होगा तभी कंजुगेशन होगा, रेजोनेंस शो कर पाएगा। अगर मान लेते हैं हम एक और एग्जाम्पल कि हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम है, ये Px है, ये P1 है और ये Pz है, ये डबल बॉन्ड। अगर ये डबल बॉन्ड बन रहा होगा Pz और Pz के ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रही होगी ये Pz इंटरेक्शन है, तो अब इस Pz वाले ही इस ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो शो द कंजुगेशन और रेजोनेंस, ना कि Px और Py से, ठीक है। तो इस केस में जो Pz है, जैसे यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर था, ठीक है, लोन पेयर जो होगा हमारा लोकलाइज कहलाएगा। जो रेजोनेंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइज लोन पेयर या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। और जो पार्ट नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, जैसे ये आगे तो प्रोसीड कर जाएगा, ये भी आगे प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए दो लोन पेयर है,
बट एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है टू शो द कंट्रीब्यूशन. सो दिस इज द delocalized node pair and this is localized node pair. होप आपको समझ में आया हो. अगर कोई डाउट हो या कुछ आपको लगा हो कि मैंने गलत बोला हो तो आप मेरे को सीधा कमेंट में बता सकते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकाल सकते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन पाई इलेक्ट्रॉन होती है उसका पाई इलेक्ट्रॉन का काउंट किसी मॉलिक्यूल में डायरेक्टली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. प्लस हम लोग पाई जो डीलोकलाइज्ड या लोकलाइज्ड नोड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ लाई करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में लाई करते हैं या पी ऑर्बिटल पे लाई करते हैं, वो हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में. सो तब तक के लिए थैंक यू एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब